डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति पाठ हमारा चल रहा था और इस पाठ के अंतर्गत हमने रूसी क्रांति की बात कर रहे थे। इसके अंदर यदि हम हेडिंग वाइज बात करें तो हमने जाना उदारवादी समूह के लोग कौन थे, रेडिकल समूह के लोग कौन थे और रूढ़िवादी समूह के लोग कौन थे। इसके अलावा हमने इसमें औद्योगिक समाज व सामाजिक परिवर्तन की बात की कि रूस का जो समाज था वो किस प्रकार से निर्मित था और क्या क्या परिवर्तन वहाँ पर आ रहे थे, किस प्रकार के लोग वहाँ पर उद्योगों में लगे हुए थे, कैसे लोग वहाँ पे कृषि में लगे हुए थे, कितने परसेंट जो है लोग लगे हुए थे। इसके अलावा हमने यूरोप में समाजवाद का आना व 1905 की क्रांति के विषय में हमने बात किया था। ठीक है जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं हेडिंग समाजवाद के लिए समर्थन। तो 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। हमने जाना था कि कार्ल मार्क्स के जो समाजवाद के सिद्धांत थे इससे रूस के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों ने और यूरोप में अलग अलग समाजवादियों ने अपने दलों का निर्माण कर लिया था। ठीक है जी, तो ये समाजवाद के आने की बात हो गई। नेक्स्ट हेडिंग की बात करें, नेक्स्ट हेडिंग है रूसी साम्राज्य। 1914 के अकॉर्डिंग जो रूसी साम्राज्य था उस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से भी रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। ठीक है जी, बात करें रूसी अर्थव्यवस्था व समाज की तो अन्य देशों की तुलना में रूस में बहुत ज़्यादा लोग खेती पर डिपेंड थे। लगभग 85% जनता वहाँ की खेती पर डिपेंड थी, जबकि अन्य देशों में इसका प्रतिशत इसकी तुलना में बहुत कम था। यदि फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे 40-50% ही जनसंख्या खेती के ऊपर डिपेंड थी, बाकी उद्योगों के ऊपर डिपेंड थे। यदि उद्योगों की बात करें तो उद्योग भी रूस में केवल पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे प्रमुख शहरों में ही थे। वहीं पर बड़े बड़े कल कारखाने थे जिनमें बहुत सारे लोग काम करते थे, जिनका टाइम भी निश्चित नहीं था। उन्हें 10 से 12 घंटे पर काम करना पड़ता था, 12-12 घंटे की पालियां होती थी, 15 घंटे तक भी प्राय उनको काम करना पड़ता था। उनकी आय भी निश्चित थी, तनख्वाह भी निश्चित नहीं थी, उनका विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता था। ठीक है जी, तो यह वहाँ की औद्योगिक स्थिति हो गई। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी 1905 की क्रांति की और खूनी रविवार की बात भी हमने उस समय की थी कि 1905 की क्रांति में लोगों ने जार के शासन का विरोध किया। पादरी ग्यापान के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला जा रहा था जिस पर जार ने शासन के थ्रू लाठीचार्ज करा दिया या उन लोगों पर दमन करा उनका। उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए थे। इस घटना को रूसी इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस घटना के विरोध सभी प्रकार के लोगों ने किया। जदीदी जो मुस्लिम लोग वहाँ पर रहते थे उनका भी इनको समर्थन मिला। लास्ट में जार ने यह आश्वासन दे दिया कि मैं एक परामर्शदाती संसद का निर्माण करूँगा जिसे ड्यूमा कहते हैं, और ड्यूमा का कहने पर ही मैं अपने कार्य करूँगा, उसमें आप लोगों के प्रतिनिधि आएंगे। हालांकि जार अपने वादे पे काम जो है कायम नहीं रहा। उसने 75 दिन के भीतर ही ड्यूमा को स्थगित कर दिया। दोबारा ड्यूमा का निर्माण किया गया तो उसको 3 महीने के अंदर ही स्थगित कर दिया, क्योंकि जार नहीं चाहता था कि उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैंने एक बार आपको फिर से रिवाइज कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, पहला विश्व युद्ध व रूसी साम्राज्य। 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। विश्व युद्ध 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध हुआ था। इसे विश्व युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय पूरे विश्व में यूरोपीय शक्तियों का शासन था, इसीलिए इसे हम विश्व युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि जो युद्ध हुआ वो न केवल यूरोप में हुआ, जहाँ पर उन लोगों का शासन था वहाँ पर भी युद्ध उनमें आपस में हुआ था। ठीक है जी, वो दोनों गुट कौन से थे? एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया व तुर्की थे, इन्हें केंद्रीय शक्तियाँ कहते थे। दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस थे। बाद में इटली,
वह रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए, सर्बिया भी इसमें शामिल था। ठीक है जी, ये मित्र राष्ट्र के नाम से जाने जाते थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसीलिए यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया, इसीलिए इसे पहला विश्व युद्ध कहते हैं। ठीक है जी, इस युद्ध के शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला, रूसी लोग बहुत समर्थन दिया उन्होंने जार का। लेकिन जब उनको इस युद्ध में हार होने लगी तो रूसी जनता इस युद्ध से त्रस्त आ गई। उनकी सेना जो थी रूसी शाही सेना को बहुत पराजय झेलनी पड़ी, बहुत सारे सैनिक उनके मारे गए। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये रूसी शाही सेना का फोटो है। ठीक है जी, तो और इसीलिए जो जनता थी, जो लोग सैनिकों के परिवार के लोग थे, उन्होंने इस युद्ध का विरोध किया। इसके अलावा उद्योगों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा, उद्योग धंधे जो थे वो ठप्प हो गए थे। इसके अलावा जो कृषि थी, जिन क्षेत्रों में युद्ध हुआ उन क्षेत्रों में कृषि पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। जब रूसी सेना हारने लगी, जब रूसी सेना वापस होने लगी, तो वापस होते समय ये कृषि की फसल को नष्ट कर देते थे, जिससे दूसरे पक्ष के दूसरे दुश्मन लोग उस फसल में छुप ना सकें, उस पर कब्जा ना कर सकें, इसीलिए ये लोग उसको नष्ट कर देते थे। तो कहने का मतलब क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का औद्योगिक पे बहुत बुरा असर पड़ा, कृषि पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, वहाँ के समाज पे भी बहुत बुरा असर पड़ा। तो इसीलिए लोग प्रथम विश्व युद्ध से तंग आकर लोगों की यह मांग थी, जो रूसी क्रांति हुई 1917 की, उसमें उनकी यह प्रमुख मांग थी कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, रूस को युद्ध से अलग कर दिया जाए। अब बात करेंगे हम 1917 की रूसी क्रांति की। तो 1917 की जो रूसी क्रांति है उसको दो चरणों में पढ़ा जाता है, दो पार्ट में इसको हम पढ़ते हैं। पहली है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति और दूसरी है अक्टूबर नवंबर की क्रांति। तो बात करें पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति की, तो सन 1917 में सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा है, उस समय रूस की दो राजधानियां हुआ करती थी। आप सभी जानते हैं कि रूस एक बहुत ठंडा क्षेत्र है, वहाँ पर कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 6-6, 7-7 महीने तक बर्फबारी होती है। तो वहाँ पर सर्दियों की राजधानी अलग थी और ग्रीष्मकाल की राजधानी अलग थी। ग्रीष्मकाल की राजधानी मॉस्को थी और सर्दियों की राजधानी थी पेट्रोग्राद। तो 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था कि जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई है। मजदूरों के क्वार्टर कारखाने नेवा नदी के दाएं तरफ थे, जबकि बाएं किनारे पर जो कारखाने थे, जो जगह थी, वो बहुत फैशनेबल इलाके थे। विंटर पैलेस भी उधर था, सरकारी इमारतें भी उधर थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। लोग बहुत गरीब थे, रोटियों के लिए लाइन लगती थी, आर्थिक स्थिति उन लोगों की बहुत ज़्यादा खराब थी। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़तालों का नेतृत्व औरतें कर रही थीं। इसी दिन को आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को होता है, ये कैसे? तो ये इसलिए क्योंकि रूसी कैलेंडर में और जो इंटरनेशनल कैलेंडर है उनमें जो दिनों का अंतर है, वही दिनों का अंतर की वजह से यह 22 फरवरी को उस समय हुआ। ठीक है जी। इसके बाद जो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, सरकार ने उन लोगों का, प्रदर्शन करने वाले लोगों का विरोध किया, उनका दमन किया, लोग तितर बितर हो गए। 24 और 25 तारीख को फिर से इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों में पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक के बयान आने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट पर इलाके में इकट्ठा हुए। 27 तारीख को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह और काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए एक बार फिर से घुड़सवार सैनिकों को आदेश दिया कि इनका दमन करो, इनके जो है इनके ऊपर, प्रदर्शन करने वाले लोगों के ऊपर गोली चलाओ, इनको किसी भी प्रकार से तितर बितर करो।
सिपाहियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दी। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों में भी बगावत हो गई। यानी का मतलब सैनिक भी मजदूरों के साथ हो गए, हड़तालों का समर्थन करने लगे। उस शाम को सिपाही और मजदूरों ने एक सोवियत परिषद का गठन कर लिया। सोवियत कहते हैं या परिषद हम इसे कह सकते हैं। उसे ड्यूमा वाली इमारत में उसका गठन किया गया। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य का फैसला लेने की अधिकारी संविधान सभा को मिलेगा और 1917 में जार को फरवरी में शासन से हटा दिया गया है। इसे हम फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।